जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज है 6 मई 2026 और 6 मई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 4 से 10 मई 2026 तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह किस क्षेत्र में मनाया जा रहा है? ए. स्कूलों में, बी. स्वास्थ्य संस्थाओं में, सी. औद्योगिक क्षेत्रों में, डी. रेलवे स्टेशनों पर। इसका सही आंसर है स्वास्थ्य संस्थाओं में अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। और यह कब से कब तक चल रहा है अग्नि सुरक्षा सप्ताह? तो 4 से 10 मई 2026 तक चल रहा है। और कहां पर चल रहा है? तो देश भर के समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं पर चल रहा है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? इसका आंसर होगा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है अस्पतालों में जो आग लगती है उसकी सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना। इसका एक मॉक ड्रिल भी कराया जाता है, इसमें प्रशिक्षण भी दी जाती है और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। और इस मूल्यांकन की रिपोर्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म अर्थात IHIP पर जमा की जाती है। आपको पता है कि समस्त संस्थाओं में अग्निशामक जो यंत्र हैं उनको लगाए जाते हैं आग से बचने के लिए और कोई दुर्घटना ना हो इससे बचने के लिए। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में अग्नि सुरक्षा सप्ताह अभियान चला रहा है। इस अभियान की थीम 2026 में रखी गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अग्नि सुरक्षा सप्ताह की थीम 2026 क्या है? इसका आंसर होगा सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि जागरूकता समाज। ये इसकी थीम है, थीम याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बालिकतान 2026 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? यह एक प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ए. भारत एवं जापान, बी. फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, डी. फ्रांस और न्यूजीलैंड। सही आंसर है फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका। एक युद्ध अभ्यास होता है बालिकतान। बालिकतान 2026 का आयोजन 20 अप्रैल को शुरू हुआ और 8 मई तक चलेगा। इस अभ्यास में फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त सैनिक टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस अभ्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह अभ्यास 1700 से अधिक सैनिकों मिलकर के कर रहे हैं। हाल ही में जो बाल्किस्तान 2026 सैनिक अभ्यास हुआ, इसका अर्थ है कंधे से कंधा मिलाना। यहाँ एक शब्द है बालिकतान। बालिकतान एक फिलीपींस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कंधे से कंधा मिलाकर। और यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक है। इसमें समुद्र, वायु, साइबर क्षेत्र और भूमि जैसे संयुक्त रूप से एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम होता है बालिकतान 2026, जो कि फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर के करता है। बात आई है फिलीपींस की। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पैरानल वेधशाला कहां पर स्थित है? ए. चिली, बी. गिनी, सी. अमेरिका, डी. लाओस। सही आंसर है चिली। आपको बता दें यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला है जिसका नाम है पैरानल वेधशाला, जो कि पैरानल सोलर एस्प्रेस्को टेलीस्कोप है जो कि सफलतापूर्वक अपनी फर्स्ट लाइट हासिल किया है। अब यहाँ एक शब्द आया है फर्स्ट लाइट। फर्स्ट लाइट क्या है? तो याद रखना, जब अंतरिक्ष में या कहीं पर भी कोई वेधशाला स्थापित की जाती है और उसने अपनी पहली
सही तस्वीर भेजी है तो उसको फर्स्ट लाइट कहा जाता है। तो हाल ही में पैरानल वेधशाला ने अपनी पहली तस्वीर भेजी है जो कि यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला है। और यह कहाँ पर स्थित है याद रखिएगा। तो पैरानल जो वेधशाला है चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित है, जो दुनिया की सबसे शुष्क साफ आसमान वाले क्षेत्रों में से एक है। और यहाँ पर सूर्य और तारों के प्रकाश का अत्यंत सटीक अध्ययन करना संभव हो जाता है। और इस पैरानल वेधशाला ने अपनी पहली तस्वीर जारी कर दी है। इसमें पोइटी और एस्प्रेसो उपकरण के साथ कार्य करता है, जो एक उच्च रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राम है। इसमें जो चित्र प्राप्त होता है बहुत ही उच्च क्वालिटी का प्राप्त होता है। यहाँ एक शब्द आया है ESPRESSO, इसका पूरा नाम है एसल स्पेक्ट्रोग्राफ फॉर रॉकी एक्सोप्लैनेट्स एंड स्टेबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। यह पैरानल वेधशाला चिली के अटामा रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट का अर्थ मैंने आपको बता दिया। हाँ, यह वेरी लार्ज टेलीस्कोप है जो दुनिया के प्रमुख ग्रांड बेस टेलीस्कोप में से एक है। बहुत बड़ी टेलीस्कोप है जो कि यहाँ पर सूर्य और तारों के बीच जो प्रकाश का अध्ययन करना आसान हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित थी याद रखिएगा, वेधशाला चिली के अटामा रेगिस्तान में। चलिए, एक है सिम्बेक्स सेकेंड 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया, जो हाल ही में किया गया। ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी कंबोडिया, डी मलेशिया। सही आंसर है कंबोडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, युद्धाभ्यास अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप भी नोट डाउन कर लें, आपकी आने वाली एग्जाम में आएगा ही। सिम्बेक्स इसका नाम है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंबोडिया इंडिया बिलेटरल आर्मी एक्सरसाइज। ये 2026 का दूसरा संस्करण है। यह अभ्यास 4 मई से 17 मई तक आयोजित किया जा रहा है। और कहाँ किया जा रहा है? सिम्बेक्स 2026 कहाँ किया जा रहा है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर होगा, यह अभ्यास कंबोडिया के कम्पोंग यू प्रांत के कैंप बेसिल में हो रहा है, जिसमें भारत की ओर से 120 सैनिक और रॉयल कंबोडियन आर्मी की ओर से 160 सैनिक भाग ले रहे हैं। हाँ, इसमें विशेषता यह कि भारतीय दल के मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं। तो हम जो युद्ध अभ्यास है सिम्बेक्स किस देश के साथ करते हैं? कंबोडिया के साथ। कहाँ चालू हुआ है? तो कंबोडिया के कंपोइंग सियू प्रांत में। अगला, हाल ही में जो भारत के द्वारा लेटेस्ट युद्ध अभ्यास किए गए उसको एक एक नज़र में देख लेते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अप्रैल 2026 में भारत और फ्रांस के बीच में हम वरुणा नामक युद्ध अभ्यास किया है हमने फ्रांस के साथ। और इस वरुणा नौसैनिक अभ्यास था जो कि अरब सागर में आयोजित हुआ था। भारत और अमेरिका के बीच में हमारे बीच में टाइगर ट्रिम्प अर्थात त्रिसेवा अभ्यास हम करते हैं भारत और अमेरिका के बीच में, और यह आयोजित हुआ था इस बार विशाखापट्टनम में। मार्च में भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक युद्धाभ्यास जोधपुर में आयोजित किया गया। और बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। एक था समुद्र शक्ति, यह एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास था जो कि जकार्ता में आयोजित किया गया। और हम समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में करते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पुलित्जर पुरस्कार 2026 हाल ही में किन्हें प्रदान किया गया? ए आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा, बी रवीश कुमार और पी साईनाथ, सी अरुंधति राय और चेतन भगत, डी राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त। सही आंसर है आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा। पुलित्जर पुरस्कार 2026 की घोषणा हो चुकी है और किसे दिया जा रहा है? आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को। और यह इनके पुरस्कार इन्हें ट्राइपेड नामक प्रोजेक्ट के लिए दिया गया। ट्राइपेड नामक प्रोजेक्ट के लिए यह पुरस्कार दिया गया है।
यह प्रोजेक्ट डिजिटल गिरफ्तारी, साइबर धोखाधड़ी पर आधारित एक ग्राफिक जांच रिपोर्ट है। उन्होंने यह पुरस्कार नेटेली ओबिको पर्सन के साथ साझा किया। और यह रिपोर्ट किसने दिया है भैया? तो ब्लूमबर्ग द्वारा इसका प्रकाशन किया गया और इसकी घोषणा 4 मई 2026 को न्यूयॉर्क में की गई। बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार की। तो पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 से की गई। यह पुरस्कार जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के आधार पर शुरू किया गया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार मुख्यतः पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन अब पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य, संगीत के क्षेत्र में भी इसे दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के जो पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार माना जाता है। पुलित्जर पुरस्कार आजकल 20 से अधिक श्रेणियों में दिया जाने लगा है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में इलेक्ट्रिक गोल्ड रिसिप्ट EGRS किसने लॉन्च किया? ए सेबी, बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया अर्थात NSE ने आधारिक तौर पर 4 मई 2026 को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स अर्थात EGRS लॉन्च किया। EGRS डीमेट रूप से भौतिक सोने के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती है और भौतिक सोना भारतीय प्रतिनिधि विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त प्लॉट में सुरक्षित रखा जाता है। EGRS को स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है। निवेशक चाहे तो EGRS को भौतिक सोने में भी बदल सकते हैं। एक प्रकार का यह डिजिटल सोना है। इसका उद्देश्य बाजार में पारदर्शिता, सुरक्षित और औपचारिकता को बढ़ावा देना है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क के होर्सन्स में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता? ए चीन, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी इंडोनेशिया। सही आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने वुमेन्स नेशनल बैडमिंटन टीम, जो उबेर कप दिया जाता है वो महिलाओं को दिया जाता है और थॉमस कप पुरुषों को दिया जाता है। तो इस बार जो थॉमस कप है जिसे वुमेन्स नेशनल बैडमिंटन टीम ने जीता है, ये है दक्षिण कोरिया ने। इनका तीसरा उबेर कप खिताब है दक्षिण कोरिया का। इन्होंने 2010 में भी दक्षिण कोरिया ने उबेर कप जीता, 22 में भी जीता और 26 में भी जीत लिया है। यह फाइनल मुकाबला 3 मई 2026 को खेला गया और एन से यंग ने पहला मैच जीतकर कोरिया को बढ़त दिलाई। जोड़ी जीत चुकी है, उबेर कप जीता है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, हाँ देखिए याद रखिएगा, उबेर कप जो है महिला टीम को दिया जाता है और जो थॉमस कप है पुरुष टीम को दिया जाता है। अब कुछ खेल पुरस्कार देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है। वहीं पर स्पेन ने UEF अंडर 21 चैंपियनशिप 2026 जीता। वहीं भारत ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जापान ने एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जीता है। वहीं इंग्लैंड ने द 100 वुमेन्स कॉम्पिटिशन 2026 जीता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट दीपक का संबंध किस राज्य में सड़क निर्माण और रखरखाव से है? ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट डाउन करें। बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात BRO की स्थापना 1960 में हुई और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और दूर दराज के इलाकों में रोड बनाने का काम करता है। तो इसमें प्रोजेक्ट दीपक की शुरुआत 1961 में हुई थी, जो कि BRO का एक प्रोजेक्ट है। और इस बार 2026 में हिमाचल प्रदेश के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण रखरखाव के लिए प्रोजेक्ट दीपक चलाया गया था और यह परियोजना हिंदुस्तान टाइबेट रोड जैसी रणनीतिक सड़कों के निर्माण में सहायक होता है। चलिए
तो हाल ही में प्रोजेक्ट दीपक क्यों चर्चा में रहा था? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अर्थात PMGSY चौथे संस्करण की शुरुआत किस राज्य से की गई? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। सही आंसर है उड़ीसा। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा संस्करण केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा उड़ीसा के रायगढ़ में शुरू किया गया 4 मई 2026 को। हाँ, इस मिशन के तहत उड़ीसा का मिशन पावर अभियान भी शुरू हुआ है और मिशन पावर संबंधित है बिजली, पानी और सड़क से, जो उड़ीसा का मिशन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य इस बार दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में पक्की सड़कों का निर्माण करना है। इसके तहत पहले चरण में उड़ीसा के 8 जिले शामिल हैं। उड़ीसा के लिए लगभग 1700 करोड़ का बजट आवंटित है और 827 करोड़ निर्माण और 1700 किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क बनाया जाएगा। हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इसमें सरकार द्वारा 60% और राज्य द्वारा 40% मिलाकर के बनाया जाता है। हाँ, इसमें नेशनल नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी अब बेस्ट सड़कें बनाई जाएगी इस योजना के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, तमिलनाडु विधानसभा 2026 में किस पार्टी ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है? ए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, सी तमिलगा वेट्री कजगम, डी भारतीय जनता पार्टी। सही आंसर है तमिलगा वेट्री कजगम, जो कि टीवी के साउथ के सुपरस्टार विजय की है यह पार्टी। इसने 234 संसदीय विधानसभा सीट में से 118 सीटें जीत की आवश्यकता होती है, 108 सीटें इन्होंने जीता है। और M.K. स्टालिन जो कि पूरे मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। डीएमको को 59 सीटें और ऑल इंडिया डीएमए को 47 सीटें मिली है। विजय ने पेरम्बूर और तिरुचिपुर सीटों से जीत दर्ज कर ली है। अभी वर्तमान राज्यपाल तमिलनाडु के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अभी उपस्थित नहीं है, तो सरकार गठन में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये साउथ स्टार विजय की वो है पार्टी है जिसका नाम है तमिलगा वेट्री कजगम, TVK। चुनाव 2026 के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 200 से ज़्यादा सीटें ली है। पश्चिम बंगाल ने TMC को हराकर बहुमत हासिल किया है। असम में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे UDF ने 2/3 बहुमत हासिल किया है। और पुडुचेरी में भाजपा ने के गठबंधन NDA ने 30 में से 18 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, भारत के पहले AI संचालित ऑर्बिटल डेटा सेंटर उपग्रह जिसका नाम है पाथफाउंडर के लिए पिक्सल ने किसके साथ साझेदारी की है? ए इंफोसिस, बी सर्वन AI, सी गूगल, डी है टाटा टेक्नोलॉजी। सही आंसर है पाथफाउंडर। बेंगलुरु के एक होनहार स्टार्टअप पिक्सल ने कमाल कर दिया है। इन्होंने सर्वम AI के साथ मिलकर भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर जिसका उपग्रह का नाम है पाथफाउंडर बनाने का ऐलान किया है। हाँ, पाथ जो फाउंडर है भारत का पहला AI संचालित ऑर्बिटल डेटा सेंटर होगा। इस उपग्रह में लगभग 200 किलोग्राम का होगा। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में रियल टाइम AI आधारित डेटा प्रोसेसिंग करना है। पिक्सल उपग्रह का डिजाइन और लॉन्च करेगा पिक्सल। सर्वन AI ने AI मॉडल विकसित किया है। हाँ, इसकी संभावित लॉन्च तिथि है 2026 की चौथी तिमाही में। अब बात करते हैं पिक्सल की। तो पिक्सल बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है जिसने 2019 में शुरू किया था और इसे अवैस
अवेश अहमद और क्षितिज खंडेलवाल ने शुरू किया था। एक छोटा सा स्टार्टअप था, बहुत बड़ा काम मिल चुका है। यहाँ पर एक शब्द आया है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग यह तकनीक रोशनी के अलग अलग रंगों स्पेक्ट्रम को बारीकी से समझती है और वस्तु की सटीक पहचान संभव होती है। और इसे बनाया है गीगापिक्सल बनाया है, जो कि बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूर्व फार्मूला 1 ड्राइवर और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता एलेक्स जेनर्डी किस देश से संबंधित थे? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी स्पेन। सही आंसर है इटली। एलेक्स जेनर्डी, ये इनका निधन हो गया है 1 मई 2026 को 59 ईयर की एज में। जिनका जन्म इटली में हुआ था। ये 2001 में रेसिंग करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, दोनों पैर इन्होंने गंवा दिया था। फिर इन्होंने हेड साइकिलिंग में अपना कैरियर बनाया और पैरा ओलंपिक गेम्स 2012 और 2016 में 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। इनकी कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है, आपको जरूर सुनना चाहिए। 2020 में एक हैंड बाइक दुर्घटना के बाद इनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता रहा और ये नाजुक हो गए। आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया। अब उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की चर्चा कर लेते हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पैट्रिक मुल्डून, जो अमेरिका के अभिनेता थे, निधन हो गया। आशा भोसले जी, भारत की प्रसिद्ध गायिका, 92 ईयर की एज में निधन हो गया। रघु राय, भारत के दिग्गज फोटोग्राफर थे, निधन हो गया। भरत कपूर, जो फिल्म अभिनेता और निर्देशक थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। एलन ओसमंड, जो कि अमेरिका के पॉप गायक थे और ओसमंड ब्रदर्स बैंड के सदस्य थे, जिनका निधन हो गया। जिम विटेकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी पर्वतारोही थे, इनका निधन हो गया। सीड क्रॉफ्ट ने कनाडाई मूल की प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार थी, जिनका निधन हो गया है। डेव मेसन, ब्रिटिश गायक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नीति आयोग में पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ए डॉक्टर जोराम अनिया, बी डॉक्टर रमेश पोखरियाल, सी डॉक्टर किरण बेदी, डी डॉक्टर सोनल मानसिंह। सही आंसर है डॉक्टर जोराम अनिया। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है। इसमें डॉक्टर जोराम अनिया को पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य नीति आयोग में बनाया गया है। और ये हैं अरुणाचल प्रदेश की प्रख्यात शिक्षाविद हैं। वह नीसी समुदाय की पहली महिला है जिन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। और इन्होंने हिंदी साहित्य और लोक कथाओं के क्षेत्र में विशेषता हासिल की है। इन्होंने शिक्षा और शोध के क्षेत्र में 18 वर्ष प्लस का अनुभव है। अब पूर्वोत्तर भारत की ओर से पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य नीति आयोग की बन गई हैं। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर जोराम अनिया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में बने साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी विशाखापट्टनम, डी विजयवाड़ा। सही आंसर है विशाखापट्टनम। साउथ कोस्ट रेलवे जोन 1 जून 2026 से आधिकारिक रूप से लागू होगा और यह भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन होगा। 18वें रेलवे जोन का नाम होगा साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जो कि इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। इस जोन में गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीजन शामिल होंगे। विशाखापट्टनम डिवीजन को नया बनाकर 7 फरवरी 2025 में मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी थी। मुख्यालय के लिए 52 एकड़ से अधिक जमीन आंध्र प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है। इस योजना के लिए 184 करोड़ रुपए लगे हैं। हाँ, 29 अप्रैल 2026 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी अधिसूचना जारी की थी। तो अब भैया 18वां रेलवे जोन कहाँ बनेगा? विशाखापट्टनम में, भारत। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको डबल IMP कर दीजिएगा। दुनिया का पहला ऑटोसार उपग्रह हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया? ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत और डी है रूस। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही आंसर है भारत। भारत ने 3 मई 2026 को दुनिया का पहला
ऑप्टोसार उपग्रह लॉन्च किया है। यह उपग्रह बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप गैलेक्स आई द्वारा विकसित किया गया है। इस मिशन का नाम है मिशन दृष्टि। इसे स्पेसएक्स और फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसमें ऑटोसार तकनीक का प्रयोग किया गया है। अब ऑटोसार तकनीक क्या होती है तो बता दूं कि ये हाइब्रिड तकनीक है, जिसमें एक पारंपरिक उपग्रह होगा जो केवल ऑप्टिकल कैमरे की मदद से और साथ ही साथ रडार का भी प्रयोग होगा। कभी कभी क्या होता है, रडार चालू होता है तो ऑप्टिकल कैमरे बंद हो जाते हैं, लेकिन ये दोहरी तकनीकी वाला भारत का पहला ऑटोसौर उपग्रह लॉन्च होगा, जिसमें ऑप्टिकल के माध्यम से तस्वीर के साथ साथ रडार का भी उपयोग किया जाएगा। हर मौसम में धुंध, बादल और अंधेरे के मौजूद स्पष्ट उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीर भेजेगा, क्योंकि इसमें रडार की क्षमता है और यह स्वदेशी निर्मित है और 190 किलोग्राम वजनी उपग्रह है, जो भारत का सबसे बड़ा निजी तौर का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसे कौन कौन बना रहे हैं भैया, तो स्पेसएक्स और फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। भारत का बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप गैलेक्स आई द्वारा विकसित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 2 तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह को क्या कहा जाता है? ए रेड जॉइंट ग्रह, बी सर्क बाइनरी ग्रह, डी है ड्वार्फ ग्रह, सी डी है गैस दानव ग्रह। सही आंसर है सर्क बाइनरी ग्रह। हाल ही में सर्क बाइनरी ग्रह ने एक्सप्लोनेट होते हैं जो 2 तारों के बीच की परिक्रमा करते हैं। जो तारों के बीच की परिक्रमा करने वाले जो ग्रह हैं उन्हें सर्क बाइनरी ग्रह कहते हैं, और ऐसे सिस्टम को बाइनरी स्टार सिस्टम कहा जाता है, जिसमें 2 तारों के एक साथ साझा केंद्र होते हैं। पहला पुष्टि किया गया कि जो सर्क बाइनरी ग्रह केपलर 16b था, जो 2011 में देखा गया था। एक्सोप्लैनेट ने वे ग्रह होते हैं जो सौरमंडल के बाहर होते हैं। एक्सोप्लैनेट ग्रह है ये, और 2 तारों वाला ग्रह है, और हमारे सौरमंडल के बाहर होते हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट ग्रह कहा जाता है। ट्रांजिट विधि में ग्रह की पहचान तारे की चमक और अस्थायी कमी से की जाती है। वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट खोजने के लिए ट्रांजिट रेडियनल वेलोसिटी और डायरेक्टर इमेजिंग जैसी तकनीक का प्रयोग करते हैं। हमारी आकाशगंगा, जिसका नाम है मिल्क वे, ये बाइनरी स्टार सिस्टम की काफ़ी सामान्य है। 2 सूर्य वाले ग्रह को हम टैटूइन जैसे ग्रह भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 मई, बी 3 मई, सी 4 मई, डी 5 मई। सही आंसर है 4 मई। अरे इसका गड़बड़ हो गया भैया। तो विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को मनाया जाता है। ये जो आंसर है इसमें आप 5 मई कर दीजिएगा, ठीक है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है, जो कि यूनेस्को ने 2019 में शामिल किया है, आधिकारिक घोषणा की थी। यह उद्देश्य पुर्तगाली भाषा और उसकी संस्कृति विरासत को बढ़ावा देने के लिए पुर्तगाली भाषा समुदाय द्वारा उत्सव भी मनाया जाता है, और 5 मई को हर साल विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन महाद्वीपों में फैले पुर्तगाली भाषा समुदाय का उत्सव है। यह पुर्तगाल भाषा दक्षिणी गोलार्ध की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, और यह विश्व की 5वीं सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। 2009 में शुरुआत की गई थी, कम्युनिटी ऑफ पोर्टुगीज लैंग्वेज द्वारा की गई थी। पुर्तगाल भाषा यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में बोली जाती है। बात आई अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो एक नज़र में आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई, विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को हम मनाते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस
23 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस 29 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण कुछ दिवस थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कैच द रेन 2026 अभियान के तहत दिल्ली सरकार द्वारा अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? ए जलराज, बी नीरा, सी वर्षा, डी अमृत। सही आंसर है नीरा। दिल्ली सरकार ने कैच द रेन 2026 अभियान के लिए एक शुभंकर लॉन्च किया है जिसका नाम है नीरा। इसकी शुरुआत 1 मई 2026 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। नीरा का जो उद्देश्य है जल संरक्षण और वर्षा जल का संचयन करना, भूमिगत गिरते जल को सुधारने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और यह पहल नरेंद्र मोदी के कैच द रेन संदेश से प्रेरित है। तो आज के करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में पहली बार आए चैनल को लाइक करें। जय हिंद।